अपने फैसलों की वजह से खबरों में रहने वाले दारुल उलूम देवबंद से ताजा खबर है। दारुल उलूम ने इस बार स्मार्टफोन पर पाबंदी लगा दी है। नए दाखिलों की प्रक्रिया शुरू होते ही ये नई गाइडलाइंस सामने आई है। दारुल उलूम देवबंद प्रशासन का मानना है कि स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चे शिक्षा से भटक जाते हैं और उनके वक्त का सही उपयोग वो नहीं कर पाते। इसलिए ये फैसला इस्लामी तालीम को बेहतर बनाने और एक अनुशासित माहौल देने में मदद करेगा। नए सेशन में दाखिला ले रहे बच्चों के लिए इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। दारुल उलूम देवबंद की इंतजामिया ने जो ये गाइडलाइंस में जो एक कंडीशन लगाई है, इसकी जितनी सराहना की जाए, तारीफ की जाए, कम है। दारुल उलूम देवबंद की इंतजामिया ने जो ये पाबंदी आयद की है, इसलिए की है कि बच्चे मोबाइल में अपना वक्त जाये ना करें और ज्यादा से ज्यादा किताबों से पढ़े। देवेश त्यागी इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। देवेश, एक बड़ा फैसला लिया गया है, स्मार्टफोन को बंद कर दिया गया है। हालांकि पहली नजर में यह फैसला सही लगता है, लेकिन दूसरी तरफ आप स्मार्टफोन को ही बैन कर दें, यानी कि दुनिया से जो फोन जोड़ रहा है बच्चों को, उसे ही बैन कर दिया जाना। किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है पेरेंट्स की? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से ये एक फैसला लिया गया है, इसमें जब भी नए दाखिले शुरू होते हैं तब कोई ना कोई एक ऐसा फैसला किया जाता है कि जिसमें छात्रों पर पाबंदी लगाई जाती है। कहीं ना कहीं जो दुनिया से जुड़ने वाले क्योंकि आज की दौर में दुनिया के हर कोने में स्मार्टफोन के थ्रू ही जुड़ा जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से ये बैन किया गया है उसमें उनका कहना है कि इसमें ध्यान बंटता है बच्चों का और आपस में स्मार्टफोन के थ्रू जुड़ते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं, क्या जो पढ़ाई का वक्त होगा उस दौरान फोन पर पाबंदी होगी या पढ़ाई के वक्त के बाद भी फोन पर पाबंदी की बात कही गई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि दारुल उलूम में जो छात्र पढ़ते हैं वहीं पर उनका जो बच्चे हैं वहीं रहते हैं, वहीं रहकर पढ़ते हैं, वहीं पर उनके हॉस्टल होते हैं दारुल उलूम में या आसपास होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉलेज के अंदर स्मार्टफोन ले आने पर पाबंदी लगाई गई है। जी, धन्यवाद इस वक्त देवेश पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है, दारुल उलूम की ओर से स्मार्टफोन पर पाबंदी की बात कही गई है। विस्तार से आपको इस बारे में बताएंगे। फिलहाल पेरेंट्स के रिएक्शन का भी इंतजार है। मार्च के महीने में यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। मार्च का महीना यूपी बीजेपी के लिए काफी अहम रहने वाला है। होली के बाद यूपी बीजेपी संगठन में जिले से लेकर प्रदेश तक काफी बदलाव दिखेगा, यानी संगठन का पुनर्गठन हो जाएगा। वहीं योगी मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है और इसी पर आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव इसी महीने देखने को मिल सकते हैं। मार्च का महीना यूपी बीजेपी संगठन और सरकार के लिए काफी अहम है। होली के बाद यूपी बीजेपी संगठन में जिले से लेकर प्रदेश तक काफी बदलाव हो चुका है, यानी बीजेपी संगठन का पुनर्गठन हो जाएगा। वहीं योगी मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना तय माना जा रहा है। यह मार्च का महीना भारतीय जनता पार्टी संगठन और योगी सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मार्च के महीने में संगठन का जो पुनर्गठन का दौर है वो पूरा हो जाएगा, यानी कि कई नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में तैनात हो जाएंगे। ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस मार्च के महीने में पूरी तरीके से नया होगा। यूपी बीजेपी पंचायत चुनावों और साल 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है। इसके लिए यूपी में कार्यकर्ताओं के समायोजन, मंत्रिमंडल विस्तार समेत बड़े स्तर पर समायोजन का प्लान किए जा रहे हैं। चुनाव हो या संगठन का गठन हो, बूथ अध्यक्ष से लेकर पार्लियामेंट्री बोर्ड तक इसमें इन्वॉल्व होता है और तमाम जो प्रक्रिया है, तमाम जो चरण है उसको पूरा किया जाता है। और निश्चित रूप से इस मंथन से जो निकलेगा एक यशस्वी नेतृत्व प्रदेश का निकलेगा और जो 27 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो, इसके लिए काम करेगा। योगी मंत्रिमंडल में जहां 6 मंत्री और बनाए जा सकते हैं, वहीं मंत्रिमंडल में 15 से ज्यादा मंत्रियों के विभाग में फेरबदल हो सकता है। 3 से ज्यादा चेहरे मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाए हैं।
पिछले 8 साल से इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में, इन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि जो इनके मंत्री हैं, जो देख रहे हैं, विभाग देख रहे हैं, वो अपने विभाग में परिपक्व नहीं हैं और जनता को जो है अपने विभाग से जो देना चाहिए उस हिसाब से अपने जनता को खुश नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनके खुद के मंत्रिमंडल ने या इनके मुख्यमंत्री जी ने उस पर जो है पश्चिम लगाने का काम किया। अब देखिए कब किसको हटाते हैं, किसको नए सिरे से नई जिम्मेदारी देते हैं, किसको संगठन की जिम्मेदारी देते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। बीजेपी 12,000 कार्यकर्ताओं का समायोजन करेगी। बोर्ड, निगम, आयोग और निकायों के पार्षदों में कार्यकर्ताओं की तैनाती करेगी। बीजेपी संगठन में कार्यकर्ताओं के बड़े स्तर पर समायोजन की तैयारी है। होली के बाद यह सभी समायोजन और फेरबदल कर लिए जाएंगे। जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को भी भारतीय जनता पार्टी देखेगी। वहीं इस मार्च के महीने में भारतीय जनता पार्टी का नया संगठन और योगी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार भी पूरा हो जाएगा। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। मायावती हमेशा चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आज लखनऊ में पदाधिकारियों की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया। कल ये मीटिंग हुई थी जिसमें मायावती ने जो फैसले लिए आपको बता दें। सबसे बड़ा फैसला कि भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया, यानी आकाश के खिलाफ एक बार फिर से एक्शन लिया गया। और इसी के साथ मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार की एंट्री करा दी है, उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। मायावती ने राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन्हें भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। मायावती में 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए हैं, मायावती की ओर से पार्टी को दिए गए हैं। वहीं आकाश आनंद का अब बीएसपी में किसी भी पद पर कोई भी अधिकार उनके पास नहीं होगा। मायावती ने पिछले दिनों आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट कि बीएसपी के अंदर क्या हलचल है, देखिए जरा। मायावती ने अहम बैठक की जिसमें कई बड़े फैसले लिए हैं। एक बार फिर मायावती ने अपने फैसलों से चौंकाते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को उनके पद से हटा दिया है। अचानक और चौंकाने वाले फैसलों के लिए मशहूर मायावती ने एक और ऐसा ही फैसला लिया है। उन्होंने अपने सगे भतीजे को न सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया है, बल्कि इससे पहले उन्होंने उत्तराधिकारी पद से भी उनको हटाया था। अब उन्होंने अपना यकीन अपने सगे भाई आनंद कुमार पर जाहिर किया है। देखने वाली बात होगी पार्टी के लिए ये फैसला कितना ज्यादा फायदेमंद होगा। वहीं इस बार मायावती ने अपने भतीजे की जगह अपने भाई पर भरोसा जताया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ ही सभी पदों से हटा दिया है। वहीं भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा रामजी गौतम को भी बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इस तरह मायावती में 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। दिए गए उनका हम सब कार्यकर्ताओं को पालन करना है। कोई और परिवर्तन हुआ है? अब नेशनल कोऑर्डिनेटर 2 बनाए गए हैं। एक है मिस्टर आनंद कुमार जी जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और दूसरे हैं रामजी गौतम जी। जी और कोई परिवर्तन किसी तरह का कोई दिशा निर्देश? नहीं, अभी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बहन जी ने दिशा निर्देश दिए। मायावती के ताजा फैसले के मुताबिक अब आकाश आनंद पार्टी के किसी भी पद पर नहीं रहेंगे। मायावती ने कुछ दिन पहले अपने पुराने भरोसेमंद और रिश्ते में समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला था। बीएसपी चीफ मायावती ने इससे पहले हुई बैठक में साफ कर दिया था कि उनके जीते जी पार्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। आकाश जी को कोई अभी अहम जिम्मेदारी नहीं दी है और उनकी जगह उनके फादर आनंद जी को जिम्मेदारी दे दी है। मतलब आकाश जी को हटा दिया गया? जी। 2027 का क्या कोई रणनीति बनाई? नहीं, अभी तो संगठन दुरुस्त करने की बात कही गई है और संगठन में जो माननीय बहन जी ने हमें जो बहन जी ने आदेश दिया उस पर हम काम जाके करेंगे। लखनऊ में मायावती की अध्यक्षता में बीएसपी की अब तक की सबसे बड़ी बैठक हुई। बैठक में यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। मायावती ने मंच पर एक बार फिर से अपनी इस बात को दोहराया कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। बीएसपी के सामने पूरे देश में नहीं बल्कि यूपी में भी करो और मरो जैसी स्थिति आ गई है। पार्टी के वोट का ग्राफ लगातार गिर रहा है। यूपी में साल 2027 में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में अब बीएसपी के सामने जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी हो जाती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो उनका अपना समाज है या उनका अपना वोटर, वो कहीं ना कहीं जो है उनसे खिसक करके आज समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी आस और उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है।
हालांकि मायावती ने अपने दोनों भतीजे को सियासी तौर से सबके सामने पेश कर दिया है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या आकाश आनंद और उनके भाई समेत मायावती का सियासी जादू आगे आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। हालांकि आकाश आनंद को लेकर के हर तरफ पे बात चलने लगी थी। वो नौजवान है और लगातार वो हर जगह पर एक्टिव नजर आ रहे थे। ऐसे में पार्टी को उनसे फायदा नजर आ रहा था, लेकिन पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर उन्होंने आकाश आनंद को पूरी तरह से राजनीतिक तौर से पैदल कर दिया है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर संत कबीरनगर पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने 7 शातिरों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 24 मोबाइल फोन समेत 3 बाइक बरामद की है। एक शातिर गोरखपुर जबकि 6 संत कबीरनगर के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि शातिर मोबाइल और गाड़ियों की छिनैती किया करते हैं। औद्योगिक चौकी क्षेत्र में शमशान घाट के पास से 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 3 मोटरसाइकिल एवं चोरी एवं छिनैती के 24 मोबाइल फोन एवं 9200 रुपए बरामद हुए हैं। मामले में सुसंगत धाराओं में कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाइयां इसमें प्रचलित हैं। उधर हरदोई में ट्रेन के कोच के अंदर एक बच्चे का जन्म हुआ। महिला का प्रसव इतना अचानक हुआ कि ट्रेन को स्टेशन पर रुकने का और रुकवाने का वक्त भी नहीं मिल सका और ट्रेन रुकती इससे पहले ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। इस घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी जवानों की तत्परता से जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। आपको बता दें, महिला बिहार की रहने वाली हैं जो पति के साथ न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन से सफर कर रही थी। होली का पर्व जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ब्रज में होली का रंग चटक होता जा रहा है। गोवर्धन गिरिराज जी के दानघाटी मंदिर में होली का उत्सव भगवान कृष्ण के गिरिराज स्वरूप के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मंदिर सेवायत ने होली के पद गाए और सबके साथ भगवान को अबीर गुलाल लगाया। इसके बाद भक्तों के ऊपर प्रसाद के रूप में गुलाल उड़ाया गया। अबीर गुलाल की होली बसंत पंचमी से शुरू होती है और रंग भरनी एकादशी तक चलती है और रंग भरनी एकादशी के बाद जो है ब्रज में रंगों की शुरुआत हो जाती है और सभी एक रंग में रंगे हुए नजर आते हैं और वो है भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का। इसीलिए कहा जाता है जग हो रही ब्रज हो रहा ऐसा देश में घोड़ा। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। जय